हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है मानव की उत्पत्ति। क्या नाम है? मानव की उत्पत्ति एवं विकास तथा नदी घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज से लगभग जो मानव है हमारा, जो आज से लगभग मानव की उत्पत्ति से पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी तथा अन्य ग्रह अस्तित्व में नहीं थे। आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी जो और अन्य ग्रह जैसे बुध, शुक्र, शनि, ये सभी जितने भी ग्रह हैं ये अस्तित्व में नहीं थे। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। ऐसा जो है वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि एक विशाल पिंड बहुत तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूम रहा था। एक जो विशाल पिंड था वो बहुत तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूम रहा था और एक प्राकृतिक घटना हुई। प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप ये जो दोनों पिंड थे आपस में टकरा गए। ये जब दोनों पिंड आपस में टकरा गए तो इनके टुकड़े टुकड़ों में विभाजित हो गए, जिससे ही इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, यहाँ पे मंगल कर लीजिए, मंगल आदि इस ग्रह के पिंड हैं। आप जैसे दो गेंद हैं मिट्टी के बनाइए, उन्हें आपस में जब टकराएंगे तो उनके जो टुकड़े होंगे, वही जो टुकड़े खंड खंड जो हो गए, वही जितने हैं सभी ग्रह बने। तो सोचो वो पिंड कितना बड़ा होगा, क्योंकि पृथ्वी ही इतनी बड़ी है। अब हम देखते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले हमने ये जान लिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखते हैं जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। डिटेल में आप यहाँ यूपीएससी, पीसीएस इन सब चीज़ों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपका बीटीसी है, बीटीसी में बस इतना ही पूछा जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसके अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ही यही कहती है कि जब दो पिंड आपस में टकराए तभी अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका उत्तर देना यद्यपि बहुत जटिल कार्य है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उत्तर देना बहुत ज़्यादा जटिल कार्य है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक को पता ही नहीं कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव उत्पन्न हुआ। ये लेकिन उन्होंने एक अनुमान लगाया कि ये जीव पहले उत्पन्न हुआ होगा। जैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि विकास की निम्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म तथा दीर्घ विहीन जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। सूक्ष्म तथा दीर्घ विहीन जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, ऐसा अधिकांश वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग आज से 50 करोड़ वर्ष पहले सर्वप्रथम जल में रहने वाले जीवों का जन्म हुआ। सर्वप्रथम जल में रहने वाले जीवों का जन्म हुआ। और ये जो जीव थे ये एक कोश की थे। कैसे थे? ये जीव थे एक कोश की। अब हम देखते हैं उभयचर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो पृथ्वी थी इस पर करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक रूप से उभयचर प्राणियों का जन्म हुआ। प्राकृतिक रूप से उभयचर प्राणियों का जन्म हुआ पृथ्वी पे। ये जो मुख्यतः इनका जो बाहरी आवरण था अत्यधिक कठोर था। जैसे कि केकड़े हो गए, ये जैसे केकड़ा है, इसका जो बाहरी आवरण है अत्यधिक कठोर था। और ये होगा घोंघा। घोंघा जो है इसका भी बाहरी आवरण अत्यधिक कठोर था। तो ये सब जीव जो हैं उभयचर प्राणियों की श्रेणी में आ गए। ये जो जीव थे ये पृथ्वी पर भी रहते थे और जल में भी रहते, इसीलिए इन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है। अब चलो हम देखते हैं कि अंडज जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। कि जो जैसे अंडज जीव जैसे हो गया मगरमच्छ हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये सांप हो गया। सांप भी जो होता है और मगरमच्छ होता है, दोनों भी अंडे से ही उत्पन्न होते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। निरंतर वायुमंडल के परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई जिनका जन्म जो था अंडों तथा बीजों से हुआ। इनमें से एक मगरमच्छ और एक सर्प जैसे जीव मुख्य हैं। ये मगरमच्छ हो गया और ये सर्प हो गया। देखो अंडे से निकल रहा है मगरमच्छ, और यहाँ पे सांप जो है अपने अंडे के ऊपर लेटा हुआ है। तो अंडे से ही जो सांप हैं मगरमच्छ की उत्पत्ति हुई।
अब हम देखते हैं नभचर एवं स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति, कि नभचर एवं स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। नभ यानी कि आकाश, चर आकाश में रहने वाले प्राणी। आकाश में कौन रहता है? आकाश में जैसे चिड़िया रहती हैं, ये सब आकाश में ये उड़ती हैं, तो वहाँ पे ये विचरण करती हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा नाम दिया गया है। समय चक्र एवं ऋतु के परिवर्तन के साथ साथ नभचर एवं स्तनपायी जीवों का जन्म हुआ। समय चक्र एवं ऋतु परिवर्तन के साथ साथ जो नभचर एवं स्तनपायी जीवों का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत जो नभचर हैं, नभचर में आकाश में उड़ने वाले जीवों को सम्मिलित किया गया, तथा स्तनपायी में जैसे है बंदर हो गया, लंगूर हो गया, चिंपैंजी हो गया, इन सभी को सम्मिलित किया गया। जैसे कि आप लोग देखिए, जो लंगूर है ये स्तनपायी में सम्मिलित किया गया, ये जो लंगूर है। अब चलिए हम देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ मानव का विकास, इसके बारे में इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि जो मानव है, हमारा जो आज का जो मानव है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानते हैं। प्राचीन मानव जो था गुफाओं में रहता था। जो प्राचीन जो मानव था वह गुफाओं में रहता था तथा भोजन के लिए कच्चे मांस का सेवन करता था, क्योंकि उस समय ये जो लोग थे ये अनभिज्ञ थे। जब शुरू में हम जब पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल का जो पहला जो काल है जिसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि ये जो पुराना जो मानव था उसको ये ज्ञात नहीं था कि अग्नि जैसी, आग जैसी कोई चीज़ होती है। तो जो मांस था वो कच्चा ही खाता था, ऐसे ही कच्चा खा लेता था मांस को। बाद में वो पकाते थे, बाद में उन्होंने पका के उसे खाना सीखा। लेकिन जो प्रारंभिक जो काल है उस समय मानव इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था, जानकार नहीं था। मानव विकास इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ। इसी काल जो था ये क्रम चलता गया और आज का जो मानव है जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति हुई। और होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। ऐसा बुद्धिमान मानव जो आग का प्रयोग करना और घर बनाना भी सीख लिया। जो बाद में जब होमोसेपियंस जो मानव धीरे धीरे विकास के क्रम में इनके जो बुद्धि में परिवर्तन होता गया, तो एक बुद्धिमान मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे ही होमोसेपियंस कहा जाता है। होमोसेपियंस जो मानव था ये इसने आग का प्रयोग करना सीख लिया, घर बनाना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ये विकास के विभिन्न जो काल थे इनके बारे में जानते हैं कि विकास किन किन काल से होकर गुजरा, मानव का विकास किन किन कालों से होकर गुजरा। तो इन जो काल हैं, एक जो कालक्रम है, इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो आइए हम ये भागों को देखते हैं। नंबर 1 जो है वो पाषाण काल है, जिसे स्टोन एज कहते हैं। फिर दूसरा जो ताम्र कांस्य युग है, जिसे कॉपर ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और तीसरा है लौह युग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, और अगली जो क्लास होगी उसमें ताम्र कांस्य युग तथा अन्य युगों के बारे में पढ़ेंगे। इसको ये जो चैप्टर है इसको मैं 3 पार्टों में बांटूंगा। पहला ये जो पार्ट है इसका नाम ये होगा, दूसरा बी, फिर सी, फिर आपका ये जो चैप्टर होगा कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पे यह चीज़ देख लीजिए कि ये जो मानव जो था प्रारंभ में कैसा था, और बाद में जो होमोसेपियंस जो मानव हुआ उसकी उत्पत्ति जो 400 करोड़ वर्ष 4000 वर्षों के बाद में जो मानव की उत्पत्ति हुई वो कैसा मानव था, वो आप लोग देख लीजिए। पहला का जो मानव था कुछ इस तरह का था, और नीचे झुक के चलता था, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और अंत में ऐसा मानव हम लोगों के अस्तित्व में आया, जैसे कि हम और आप हैं। अब चलिए हम यह देखते हैं कि पाषाण काल के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कालक्रम जो था इसका मैंने वर्णन किया है कि ये जो कालक्रम है पाषाण काल, ताम्रकांस्य युग और लौह युग से होकर ये मानव की जो विकास क्रम है, इसकी विकास क्रम इसी श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण युग के इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। यह वह काल है जिसमें मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था।
क्योंकि ये जो थे पत्थरों से ही शिकार करते थे, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेते थे, पत्थरों से ही आग पैदा करना इत्यादि ऐसे सभी कार्य जो थे ये पत्थरों के द्वारा ही करते थे। इसीलिए जो पाषाण काल का जो मानव है उसको कहा गया है कि वो जो पत्थरों पे ज़्यादा आश्रित था, इसीलिए पाषाण काल को स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे मानव जब सभ्य होने लगा, जब धीरे धीरे मानव जो सभ्य जीवन की ओर बढ़ने लगा, तो प्रारंभ कर दिया तो सर्वप्रथम 1863 के आसपास अनुसंधानों के आधार पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से 2 भागों में इन्होंने बांटा? इन्होंने पहला जो भाग में बांटा उसे पूर्व पाषाण काल में और दूसरा नवपाषाण काल में इसे विभाजित किया। फिर एक पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हुए, वो इनका नाम था बर्किट एवं टाड। इन्होंने जो इसको जो विभाजित किया है पाषाण काल को, इन्होंने इसको निम्न भागों में विभाजित किया। जैसे पहला जो भाग इन्होंने विभाजित किया इसका नाम है परापाषाण काल, जिसका जो समय है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। 2.5 लाख 2,50,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। अब आप लोगों को ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में पता होगा। जिन साथियों को ये चीज़ नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ईसा पूर्व बोला जाता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसे ईसा पूर्व बोलते हैं। उनके बाद का जो समय है उसे ईस्वी कहते हैं। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल का समय कालक्रम क्या था। इसका कालक्रम था 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का जो कालक्रम था, इसका कालक्रम था 40,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। तो आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये जो क्लास है पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अन्य साथियों तक भेजिए। अगर आप यहाँ पे अभी मन से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को आगे और भी समस्याएं आएंगी। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, अगर आपको कुछ जीवन में करना है, तो हमारी ये जो क्लास है इसे प्रॉपर लेनी होगी। 1 से 2 बार क्लास लीजिए और अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए। जब आपके पास नॉलेज होगा तो कहीं ना कुछ आप जरूर अपने जीवन में कर लेंगे। अपने जीवन से इतना ज़्यादा हताश ना होइए और अपने लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित करके अपने इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपना दिन रात अपने इस लक्ष्य को दे दीजिए, तभी आप लोग अपना जीवन में कुछ सार्थक कर सकेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल के जीवन के बारे में। पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और फिर हम इसके बारे में, इसके निवास स्थान, ये लोग कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। पुरापाषाण काल के मानव का जो जीवन था उसकी जानकारी विद्वानों ने बताया है कि पत्थरों से उपकरणों एवं औजारों के द्वारा होती है। पुरापाषाण काल के जो मानव जीवन की जो जानकारी है, विद्वानों को पत्थरों से बने उपकरणों एवं औजारों के द्वारा होती है। जो मानव के द्वारा जो उन्होंने पत्थरों का प्रयोग करके जो उपकरण बनाए, उनके द्वारा ही उस समय की जानकारी होती है। मानव की सभ्यता का जो प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इनका जो प्रारंभिक काल था उसे पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल में लोग कैसे रहते थे, उनकी जीविका के साधन क्या थे, आग की खोज कब की, वेशभूषा आदि के बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। निवास स्थान, 1 मिनट। निवास स्थान, इस काल का जो मानव था वो प्राकृतिक गुफाओं में तथा कंदराहों में रहता था। कहाँ रहता था? प्राकृतिक गुफाओं में। ये जो गुफाएं थी, ये गुफाएं तालाबों तथा नदी तथा जल स्रोतों के निकट थी, क्योंकि जल प्राप्ति जहाँ पे हो सके वहीं ही ये अपना ये निवास स्थान बनाते थे। तथा ये कभी कभी जैसे शिकार की तलाश के लिए दूर भ्रमण करते थे और वहीं कभी कभी रुक जाते थे, वृक्षों की जो टहनियाँ थीं उसमें छिप जाते थे। ऐसे वो लोग रहते थे।
अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुफाओं के अंदर जो है आदि मानव है, यानी उस समय का जो मानव है गुफाओं में इस तरह से रहता था। अब हम देखते हैं जीविका के साधन कि इस काल में जीविका के लिए लोग क्या करते थे। इस काल का जो मानव था अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक रूप से निर्भर था, प्रकृति पे ही निर्भर था। इस काल का जो मानव था वो प्रकृति पे ही निर्भर था। वो कंदमूल फल खाता था, जैसे कंदमूल, इसे रामचंद्र जी ने वनवास के समय भी खाया था, ये जंगलों में मिलता है। तो यही जो है कंदमूल फल खा के ये लोग रहते थे, तथा पेड़ों की पत्तियां खा के, यही सब चीज़ें खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब चलिए हम देखते हैं कि आग की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग जलाना सीखा। जो मानव था उसने जब पत्थर से पत्थर टकराया तो आग जैसी कुछ आग प्रज्वलित हुई और उन्होंने आग जलाना सीख लिया। मानव को जब आग जलाना उसने सीख लिया तो उसको अत्यधिक खुशी हुई, क्योंकि आग की खोज के बाद मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। आग की खोज इस काल की जो थी महान उपलब्धि थी। इस काल की जो महान उपलब्धि थी वो आग को खोजना ही था। मानव जो था आग का प्रयोग जैसे ठंड में करने लगा और जानवरों से बचने के लिए करने लगा, क्योंकि जो जानवर हैं वो आग को देखकर भाग जाते हैं। मांस पकाने लगे, जंगली जानवरों से इनकी रक्षा करने लगे, तथा प्रकाश भी इससे उत्पन्न होने लगा, तो वो प्रकाश में अब रहने लगे। तो ये आप लोग देखिए ये किस तरह से ये लोग आग के पास में बैठे हैं, कि तो कितना ज़्यादा हर्षित हुए होंगे जब इनको आग की उत्पत्ति इन्होंने की होगी। सोचो हमारे पूर्वजों ने एक छोटी छोटी चीज़ें जब उन्होंने कुछ नया किया होगा कितने ज़्यादा खुश होते होंगे। तो आज का जो मानव है होमो सेपियंस, तो इन्हीं लोगों की उपलब्धि है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने दिमाग को यूज करते गए कि ये कुछ नया करते गए। आज भी हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। आज का जो मानव है ये हमारी इस प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है, जिसका भुगतान तो चुकाना ही पड़ेगा। तभी कहीं प्रलय होता है, कहीं कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मानव अगर प्रकृति से प्रेम करेगा तो प्रकृति भी मानव से प्रेम करेगी, और प्रकृति ही ईश्वर है। तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, प्रकृति को ही भगवान मानना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं वेशभूषा। इस काल में जो मानव था ठंड से बचने के लिए पेड़ों और पत्तों की छाल का प्रयोग करता था। ठंड से बचने के लिए पेड़ों तथा पत्तों की छाल का प्रयोग करता था, तथा पशुओं की जो खाल थी, पशुओं के खाल का प्रयोग क्या इसलिए करता था, पशुओं की खाल का प्रयोग वो अपने जो बदन था उसको ढकने के लिए करता था, जिससे वो जाड़े वाड़े से बचते रहते थे। आप लोग देखिए जो है पशुओं की खाल ही इन्होंने पहन के बैठे हैं ये लोग, इस तरह से वो लोग रहते थे। अब हम देखते हैं औजार। इस काल के जो औजार हैं, इस काल इन्हीं के माध्यम से तो उस समय के कालक्रम के बारे में जानकारी मिली है कि तो औजार जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं कि ये लोग किस तरह के औजारों का प्रयोग करते थे, इसके बारे में जानते हैं। इस काल में मानव के पत्थरों को खुरदरे औजार बनाने सीख लिए। जो मानव था उसने पत्थरों के खुरदरे औजार बनाने सीख लिए। ये जो औजार थे ये भद्दे एवं बेडोल थे। ये जो औजार थे भद्दे एवं बेडोल थे। ये लोग सामान्यतः ऐसे टुकड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे जो प्राकृतिक क्रियाओं से औजार जैसी आकृति बन गए थे। जो ये लोग ऐसे पत्थरों का प्रयोग करते थे जो प्राकृतिक क्रियाओं से ही औजार जैसी आकृति बन गए थे, उन्हीं का ये लोग प्रयोग करते थे। तभी ये जो थे इनके औजार भद्दे बेडोल और अव्यवस्थित थे। उस पर कुछ ज़्यादा क्रिया नहीं करते थे कि उसको थोड़ा सही कर लें, कुछ भी उन्हें मिल गए प्राकृतिक रूप से तो उन्हीं को उठाया, उन्हीं का उन्होंने हथियार बना लिया, उन्हीं का अपना इस्तेमाल करने लगे। पत्थर के औजारों में लकड़ी तथा हड्डियों लगे रहते थे। पत्थर के जो औजार थे उसमें लकड़ी तथा हड्डियों के हत्थे लगे रहते थे। इस तरह के इन लोगों के औजार थे। ये प्राकृतिक रूप से जो भी जिस तरह के बने होते थे, पड़े होते थे, उन्हीं को उठा के अपने औजार बना लेते थे। ये सारे औजार थे। ये शिकार करने के लिए इन औजारों का प्रयोग करते थे। अब हम देखते हैं इस काल की जो कला थी वो किस तरह की थी। जब प्रारंभ में इस युग के जो मानव थे गुफाओं की दीवारों में कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाते थे। प्रारंभ में जो मानव था वो अस्पष्ट कुछ चित्र बनाया करता था दीवारों पर। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको बुद्धि का ज्ञान नहीं होता, उनके पास बुद्धि इतनी
तेज नहीं होती, एक मतलब एक अल्प बुद्धि होती। तो देखा होगा दीवारों पे कहीं कहीं ऐसे निशान बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कहीं ऐसे ऐसे करते रहेंगे। सेम इसी तरह जो हमारा जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो भी पहले प्रारंभ में जो थे दीवारों पे कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाते थे, स्पष्ट नहीं होते थे। और काल के अंत तक वह एक अच्छा चित्रकार बन गया। काल के अंत तक जब उसके बुद्धि आई, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता था, उसके जब बुद्धि आ जाती तो एक अच्छी जो प्रिंट पहले जो बनाता था कुछ भी चीज़ें वो अच्छी नहीं बनती थी, रेखाएं खींच देता था, बाद में बहुत अच्छी उसकी आर्ट हो जाती। सेम यही हुआ। तो इन्होंने जो चित्र बनाए भीमबेटका की गुफाओं में दीवारों पर बनाए हुए चित्र जो हैं इस काल के उदाहरण हैं। ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये अब ये भीमबेटका इस गुफाओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है जो 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 वो पांडव थे वहाँ से निर्वासित हो गए थे, मतलब निकाल दिए गए थे। जो दुर्योधन ने उससे बोला कि मैं हम एक सुई की जो नोक है उसके बराबर भी तुम्हें कोई जगह कुछ भी नहीं देंगे, और वो सब कुछ हार गए थे जुए में। तब उन्होंने जब वो वन को गए थे तो कहा जाता है कि वो यहीं पे रुके थे। तो जो उनके जो भाई थे भीम, ऐसा लगता है कि इतना जिस हिसाब से बनाया गया, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बनी है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा मानव इसके अंदर बैठता था। तभी लोग मानते हैं कि यहाँ पे भीम जी बैठते होंगे, तभी इसका नाम भीमबेटका पड़ गया। वहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनका नाम भी जो है उसी समय के जो पांडव थे, 5 पांडव, उन्हीं के नाम से आसपास के गांवों का भी नाम है। तो ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। वैसे भी भीमबेटका हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई, ऐसे स्थानों पे जाके और सब चीज़ें देख के और उस अतीत में खो जाने में जो आनंद है मित्रों, यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते ही भी मैं उस क्षण में खो जाता हूँ। तो सोचिए वहाँ जाके ये सब चीज़ें देख के जो खो जाना, कितना आनंद आता होगा। अब हम देखते हैं अंत्येष्टि प्रथा। ये जो थी अंत्येष्टि प्रथा, ये जो है ये जो प्रथा है जब कोई ख़त्म हो जाता है उसके बाद में ये प्रथा की जाती है। जो किसी की मृत्यु हो जाती है ये सबसे अंतिम प्रथा है। तो इसके बारे में जानते हैं। इस काल के उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कि जो मानव था अपने मृतक लोगों को दफना देता था। जो उत्खनन जब खुदाई से पता चला कि जो मानव था वो अपने जो साथी थे, या फिर उन्हें तो ये भी नहीं पता था कौन क्या किसका, लेकिन एक लगाव था। तो जब कोई ख़त्म हो जाता था तो उसको दफना देते थे तथा उसके साथ खाद्य सामग्री व अन्य उपयोगी वस्तुओं को भी रख देते थे। उसके साथ खाद्य सामग्री तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को भी रख देते थे। शायद उनका जो था पुनर्जन्म में विश्वास था। इन लोगों का शायद पुनर्जन्म में विश्वास था, क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ें करते थे। तो लग रहा है कि उन लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। अब चलिए हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो किस तरह से रहता था, कि क्या चेंजेस आए मध्य पाषाण काल तक आते आते। तो चलिए हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में कौन से परिवर्तन आए। क्योंकि पुरा पाषाण काल में जो परिवर्तन थे वो इतने खास नहीं आए, मध्य पाषाण काल में इतने खास भी नहीं आए। मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं, ज़्यादातर विशेषताएं जो पुरा पाषाण काल से मिलती हैं। तो हम देखते हैं मध्य पाषाण काल का तक आते आते मानव का विकास और तीव्र गति से हुआ। जो मानव का विकास जाहिर सी बात है धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में पहले से तीव्र गति से ही होगा। वह समूह में रहने लगा। जो मानव था वह समूह में रहने लगा। समूह का सर्वाधिक जो शक्तिशाली व्यक्ति था उसको नेता होता था। जो समूह का सबसे शक्तिशाली जो था वो नेता होता था। बाद में कबीले वबीले सब कुछ चीज़ें बनने लगी। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं, इनके बारे में देखते हैं। निवास स्थान। इस काल का जो मानव था गुफाओं तथा कंदराहों तथा पहाड़ियों आदि स्थानों पर रहता था। जैसे कि आप लोगों ने पुरा पाषाण काल में पढ़ा कि मानव कैसे रहता था, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। मानव भी ऐसे ही रहता था जैसे उसमें पुरा पाषाण काल में रहता था। वहाँ भी वो कृषि से परिचित नहीं था, लेकिन यहाँ भी कृषि से परिचित नहीं था। औजार जो थे मध्य पाषाण काल में मानव का उपकरण एवं औजार पुरा पाषाण की तुलना में आकार में छोटे और सुडौल होने लगे थे। पुरा पाषाण की तुलना में बस थोड़ा सा यहाँ
है जो औजार थे इन्हीं में परिवर्तन हुआ और कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं हुआ। अब पशुपालन में इन्होंने जो हमारे जो आदिमानव था उन्होंने सबसे पहले जो पशुपालन किया है उसमें मध्य पाषाण काल में उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला है। इस युग में मानव जो थे जानवरों के साथ साथ तालमेल बनाना प्रारंभ कर दिया। जानवरों के साथ उन्होंने तालमेल बनाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप जो कुत्ता जो है मानव का प्रथम पालतू पशु बना। जो कुत्ता था वो मानव का प्रथम पालतू पशु बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव का जो प्रथम पालतू पशु था वह कौन था? तो मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल मध्यकाल की तुलना में इस काल में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था। मध्यकाल की तुलना में इस काल में जो था अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि नवपाषाण काल में हम लोग पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल की तुलना में नवपाषाण काल में अत्यधिक परिवर्तन हुए ही होंगे। कृषि का आरंभ, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी कृषि का आरंभ हो गया था। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वह कृषि का आरंभ हो गया था, क्योंकि इसके पूर्व काल में जो मानव था वो कृषि से अज्ञात था। उसको कृषि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने पृथ्वी पर वृक्षों को उगते देखा था, लेकिन कृषि का ज्ञान उससे बिल्कुल नहीं था। उसने पृथ्वी पर जो वृक्षों को उगते देखा था कि कुछ उग रहे हैं, कुछ मतलब नई चीज़ उग रही, उन्हें ये नहीं पता था ये सब चीज़ें कैसे उग रही हैं। लेकिन नवपाषाण काल में मानव जो था कृषि से परिचित हो गया और इस काल में कृषि की मुख्य फसलें जैसे थी गेहूँ हो गया, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग इत्यादि को ये बोने लगा। और तथा ये जैसे इधर उधर भ्रमण करते थे भोजन की तलाश में, इधर उधर उन्हें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें गेहूँ, जौ, बाजरा सब कुछ उनके खेतों में ही पैदा हो रहा है, उनके आसपास ही पैदा हो रहा है। पशुपालन, अब हम देखते हैं पशुपालन के बारे में। कृषि के आरंभ के साथ साथ इस काल के जो मानव थे पशुओं की महत्ता का एहसास होने लगा। कि उनको जो था पशुओं की महत्ता का जो था एहसास होने लगा। उन्होंने सोचा कि जो हम पशुओं को अगर मारेंगे तो हम लोग खेती कैसे करेंगे, जब खेती नहीं करेंगे तो हम लोगों के पास अनाज नहीं होगा, फिर हम लोगों को इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो उसने सोचा यदि पशुओं की हत्या बंद कर दे तो वह उनका कृषि में प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम उनको मारना बंद कर दें तो उनका ही प्रयोग करके हम खेती कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बस्तियों का विकास कैसे हुआ। अब मानव जो था मिट्टी के घरों में और तथा लकड़ी के खंभों व घास फूस के छप्परों से बने मकानों में रहने लगा। ये जो मकान थे, जो बस्तियां थी, ये खेतों के पास में इसने बनाना प्रारंभ किया। पहले कहाँ रहते थे? पहले गुफाओं में रहते थे, पेड़ों में रहते थे, पेड़ों की झाड़ियों के पीछे छुपे रहते थे। अब इन्होंने एक अपना खुद का जो था छोटा मोटा घास फूस का घर बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। वो जो घर था वो बनाते कहाँ थे? वो घर बनाते थे अपने जहाँ पे वो खेती करते थे वहीं पे अपना घर बनाते थे। औजारों की उन्नति, इस काल में औजारों की भी उन्नति हुई। अब देखते हैं कि औजारों की उन्नति। नवपाषाण का दूसरा महत्वपूर्ण औजार हंसिया था। जो इन्होंने एक हंसिया नाम का औजार बनाया जो आप लोगों के घर में भी होता होगा, थोड़ा सा मुड़ा होता है ऐसे इस तरह से। तो इस काल का जो था सबसे महत्वपूर्ण औजार जो था हंसिया था, क्योंकि इस औजार से लोग जैसे गेहूं धान भी काटते थे। लकड़ी के हत्थे पत्थर के पतले टुकड़ों के फलक पर लगाकर यह औजार बनाया जाता था। इसका उपयोग जो था ये लोग फसलों को काटने में करते थे, उसको इकट्ठा करने में करते थे। लड़ाई और शिकार के हथियारों का भी बहुत उन्नति हुई। लड़ाई तथा शिकार करने के लिए भी इस काल में हथियारों की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। इस युग में धनुष, बाण, भाले काम में लाए जाने लगे। धनुष, बाण, भाले ये सभी चीज़ें इस युग में प्रयोग में जो था मानव लाने लगा। परंतु बाण की जो नोक अब पहले की तुलना में बहुत पैनी बनाई जाती थी। बाण की जो नोक थी पहले इतनी पैनी नहीं बनाई जाती थी। अब जो था मानव उसको घिस घिस के उसको पैनी बनाने लगा। हथियारों के बारे में उसे ज्ञान हो गया। अब हम देखते हैं मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कैसे हुआ। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हम देखते हैं।
इसको हटा दें। क्या आ गया इस यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार। नवपाषाण काल के प्रारंभ में सीकों व टहनियों से बनी टोकरियों का उपयोग में लाई जाती थी। नवपाषाण काल से पहले जो थी वो सीकों एवं टहनियों की जो टोकरियाँ आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में होती हैं, शहरों में भी होती होंगी, तो वो जो टोकरियाँ थी उनको प्रयोग में लाते थे। अब द्रव पदार्थ को रखने के लिए उन्हें मिट्टी से पोत दिया जाता था। द्रव पदार्थों को रखने के लिए उन्हें मिट्टी से पोत दिया। उन्होंने ऐसे टोकरी बनाई, ये टोकरी ऐसे बनाई है, ये करके अब इसको जो था मिट्टी से पोत दिया और फिर अग्नि जलाई। अग्नि में ऐसे इसी को उसमें ऐसे डाल दिया तो जो थी वो उसकी जो परत थी वो कठोर हो गई। तो जो उन्होंने बनाई थी टोकरी जो बनाई थी, अब वो कठोर टोकरी बन गई क्योंकि मिट्टी का लेपन किया, बाद में अग्नि में उसे गरमा दिया। गर्म हो जाने के कारण उसकी जो परत थी वो कठोर हो गई। अब उसमें अपने पेय पदार्थों को रखने लगे, उस पर पानी का कोई असर ही नहीं होता था। और अब हम देखते हैं धार्मिक विश्वास। जब मानव कृषि करने लगा तो पृथ्वी को माता मानने लगा। वह छोटी मूर्तियों इस विश्वास से पूजा करने लगा कि उसकी फसल अच्छी होगी। उसको यह विश्वास होने लगा कि उसको ये पता चल गया, देखो हमारा जो पूर्वज था कितना बुद्धिमान था, उसने हमारी इस धरती माँ से कितना प्रेम किया। और आज के लोग इस धरती माँ को गंदा करते हैं। इस धरती माता पे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, कीटनाशक इतने सारा इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से धरती माँ को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो हमारी धरती माँ है, इसको माँ क्यों कहते हैं? क्यों माँ कहते हैं इसको? क्योंकि माँ हमेशा हम लोगों को देती है, हमसे कुछ लेती नहीं है। कभी ये उसने कहा कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए, हमको दिला दो, कभी कुछ कहती तो भाई खुद की माँ नहीं कहती। इसीलिए हम लोग धरती माता को, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग धरती माता को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो माँ है हमें हमेशा देती है। हम लोग पेड़ों को क्यों पूजते हैं? पेड़ पौधे हर चीज़ को पूजते हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं समझ पाते अगर हम धरती माता के सुबह सुबह अगर पैर छूते हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है इस धरती माता को हम गंदा ना करें, कूड़ेदान में ही डालें। तो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। वो जो थे उन्होंने छोटी एक मूर्ति बना ली यह इस विश्वास से कि जो धरती है यही मुझे सब कुछ फसल देती, ये फसल अच्छी हमारी पैदा करेगी। ऐसा इनकी श्रद्धा थी, श्रद्धा ही तो थी उनको धरती के प्रति। हमारा ऐसा, ये जो धरती माता है हमें सब कुछ देती हैं तो हम इनसे मांगे ये कुछ हमें देंगी। तो ये सब चीज़ें हैं अपने सनातन धर्म में। जो हमारे पूर्वज थे वो भी कितने ज़्यादा सोच के देखिए, कितने ज़्यादा उनके धीरे धीरे इतनी नवपाषाण काल तक ही उन्हें इतनी उनकी चेतना आ गई, इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता आ गई। आज का जो मानव वो भी पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, पृथ्वी को इतना गंदा कर रहा है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहा है, पानी वो बर्बाद कर रहा है, कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। तो चलिए, जो क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों को यह क्लास भेजिए और उनसे कहिए कि एग्ज़ाम विद साथी से जुड़ें। और मैं या जो आप लोगों का जो सिलेबस है वो मार्च में ही कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मुझको भी आराम मिले, मैं अपनी और भी चीज़ें पढ़ूँ और आप लोगों को भी चीज़ें जो मैंने सोचा है कि मैंने जो चीज़ सोची मैं उससे पूर्ण करूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं अगर इसे बीच में छोड़ दूँ तो मुझे ही अंदर से बेकार लगेगा कि मैंने कुछ शुरुआत की थी उसको मैंने बीच में छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ, मेरा बस कार्य है कि मैं अपने अच्छे से अच्छे नोट्स बनाऊँ और आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। और आप लोगों का जैसा भी, आप लोगों की जैसी इच्छा हो, आप इस नोट्स जो बनाते हैं या मैंने जो पढ़ाया है इसके नोट्स बनाएं या ना पढ़ें, या पढ़ें या ना पढ़ें, बिल्कुल कुछ भी ना करें, ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती थोड़ा कहूँगा पढ़ो। ये आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, अब आप लोगों को खुद इतना ज्ञान हो गया होगा कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली क्लास में। इसी का जो होगा इसी अध्याय का दूसरा जो भाग होगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।